हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पे मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बीएसटी को कवर करेंगे। इसमें मैं आपका जो टर्म 2 के लिए आया है सीरीज़, उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ये सेट 1 है हम लोगों का आज, ये हम लोगों का सेट 1 का है, ठीक है। और 5 सेट्स है इसमें से, और जितने भी हैं ये आपको जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये जैक बोर्ड के लिए है, जो अभी हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए है। आप लोग चाहे तो मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और भी जो सब्जेक्ट्स है उसके भी वीडियोज़ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है हम लोगों को वो बताना है। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स होता क्या है ना, कि इसमें हम लोग मल्टीपल एरियाज को हम लोग फोकस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लानिंग, है ना। जब हम लोग मार्केटिंग का प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग सभी चीज़ों को जो है ना वो ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे लिए सही हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आखिर है क्या। तो मार्केटिंग मिक्स में ना इंक्लूड करते हैं हम लोग मल्टीपल एरियाज के, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं एक किसी एक पार्ट का, जिसमें कि क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव जो हम लोगों का मार्केटिंग का प्लान है उसका एक पार्ट होता है। द टर्म often refers to a common classification that began as the 4 P's: product, price, placement, and promotion. Effective marketing touches on a broad range of areas as opposed to fixation on a one message. तो यहाँ पे यूँ है ना कि मार्केटिंग मिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एरियाज जो हमारे होते हैं सभी को हम लोग जो है वो मतलब कि एक एक पार्ट करके अलग अलग जो है हम लोग उसको स्टडी करते हैं। उसको हम लोग पार्ट, पहले तो हम लोग उसको पार्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ताकि हर एक पार्ट में हर एक एरिया में जो है हम लोग उस पर ध्यान दे सकें। तो जो हम लोगों का मार्केटिंग का जो मिक्स है वो हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेसमेंट है एंड प्रमोशन है। तो यही है हम लोगों का कि हर पार्ट को हम लोग पहले स्टडी करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, फिर उसमें देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है, उसके स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, उसका प्लेसमेंट हम लोग सही जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका प्रमोशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो हम लोग ध्यान रखते हैं मार्केटिंग मिक्स में। ये 4 P's, इसको हम लोग 4 P's के नाम से भी जानते हैं, और इसको मैककार्थी ने दिया था। वैसे अगर आपसे ये सवाल आता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसको मैककार्थी ने दिया था ये 4 P's वाला मार्केटिंग मिक्स को। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, राइट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो डायरेक्शन इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट्स, गाइड्स एंड ओवरसीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, ओवरसी करता है परफॉर्मेंसेस के अपने वर्कर्स के, ताकि उसको जो है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि जो पहले से उसने गोल सेट कर रखे थे वो उसको अचीव कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब इंसेंटिव क्या होता है, तो हमारे सैलरीज के साथ में जो अलग से बेनिफिट होते हैं ना उसको हम लोग इंसेंटिव बोल देते हैं। तो ऐसा क्या ऐसा चीज़ है जो नॉन मॉनेटरी है, मतलब कि पैसे के रूप में इंटेंसिव नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, पैसे के अलावा जो इंसेंटिव मिल रहा है उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी बोल देते हैं। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आर नॉन कैश पर्क्स और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय
एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को देता है जो बेनिफिट्स या पर्क्स, जिसको भी आप नाम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे PRKS है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैनेटरी इंसेंटिव इंक्लूड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ, एक्स्ट्रा टाइम का हम लोग छुट्टी दे दिए, वर्क का फ्लेक्सिबिलिटी दे दिए, मतलब कि काम करने के लिए अगर हो सकता है कभी कभी कोई समय जो होता है किसी के लिए बिजी होता है, कोई दिन का वो समय जो है वो बिजी है, तो उसको फ्लेक्सिबल टाइम दे, जैसे कि सभी को 10 से मतलब कि 6 काम करना है ऐसा है, तो ये फिक्स्ड टाइम हो गया। लेकिन फ्लेक्सिबल है, कोई 8 से आए 4 तक काम करके चला जाए, उसको सपोज करो हो सकता है 4 के बाद कुछ काम हो, तो ये फ्लेक्सिबल टाइम का एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एंड एक्सपीरियंशियल रिवॉर्ड, साथ साथ में और भी कुछ कुछ रिवॉर्ड्स जो है वो एक्सपीरियंस के लिए उसको दिए जा सकता है, जैसे कि उसको घूमने के लिए दे दिया गया, टिकट वगैरह जो ट्रैवलिंग के लिए मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ें जो है वो दे दिया जाता है, ताकि उसको जो है वो माइंड फ्रेश होते रहे और वो अपना काम जो है वो अपने अच्छे से तरीके से कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इसमें पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय द कंट्रोलिंग, आखिर कंट्रोलिंग होता क्या है। तो कंट्रोलिंग अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हमारे हेल्प करता है सीक प्लान्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि रिजल्ट देखना चाहते हैं, कहाँ से, तो जो हम लोगों ने प्लान कर रखा है ना रिजल्ट उसको, तो ये रिजल्ट आएगा कहाँ से, हमारे सबऑर्डिनेट्स यानी हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं वो हमारे मैनेजर्स, और जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी लेवल के लोग, सभी को जो है वो एक साथ में काम करना है और काम करके उसको एक अपना जो भी प्लान उसका जो गोल है उसको अचीव करना होता है। द कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स in measuring the progress toward an organization's goal and brings any deviation and indicates an corrective action। अब कंट्रोलिंग से होता है ना क्या है कि ये हमारे को हेल्प करता है मेज़र करने के लिए हमारे प्रोग्रेस किसकी तरफ में, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ में हमारा जो प्रोग्रेस है वो, साथ साथ में ब्रिंग एनी डेविएशंस, अगर किसी तरीके के डेविएशन हो रहे हैं, मतलब कि किसी तरीके का चेंज जो है, मतलब कि प्लान मेरा कुछ और था हो कुछ और रहा है, तो ये डेविएशंस को भी अगर देख रहे हैं तो वो भी हम लोग उसको या हो सकता है कि हम कुछ प्लान किए तो हम चाहते हैं कि उसमें चेंज हो, तो वो डेविएशन को भी मेजर भी कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ में इंडिकेट करेक्टिव एक्शन, साथ साथ में अगर किसी तरीके करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं तो उसको भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हम लोगों को एक प्लान मतलब कि रिजल्ट अचीव करने में। तो ये प्लान अचीव करने में कौन मदद करता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स और जितने भी वर्कर्स होते हैं सभी लेवल के वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है अप टू व्हाट अमाउंट द नेशनल कमीशन रिएड्रेस द ग्रीवियंसेस। अब ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, विवाद, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया हुआ है, मतलब क्या होता है, विवाद। अब नेशनल कमीशन जो है मतलब कि राष्ट्रीय आयोग, ये कितने मतलब कि रुपए तक का देखता है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो अ रिटन कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन फॉर प्रिकॉशनरी वैल्यू ऑफ अप टू 1 करोड़, है ना। अगर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 1 करोड़ तक जा सकते हैं। स्टेट कमीशन का जो है वो अप टू 10 करोड़ तक, लेकिन नेशनल कमीशन जो है वो हमारा अब 10 करोड़ रुपए का चीज को जो है वो ध्यान देता है। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा गया था नेशनल लेवल के लिए, नेशनल कमीशन जो है वो कितना कितना के लिए लेता है, अप टू व्हाट अमाउंट द नेशनल कमीशन रीएड्रेसेस द ये। तो हम लोगों का यहाँ पे मैंने तीनों का मेंशन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट का भी, स्टेट का भी और नेशनल का भी। तो अब अगर सपोज करो किसी और के बारे में भी सवाल आ जाता है तो आप यहाँ से उसको टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि डिफाइन लीडरशिप, आखिर लीडरशिप होता क्या है। तो लीडरशिप एक बिजनेस में अगर हम लोग बात करें, इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनीज मैनेजमेंट टू सेट एंड अचीव चैलेंजिंग गोल्स, टेक फास्ट एंड डिसिसिव actions when needed, outperform the competition and inspire others to perform at the higher level they can, है ना। तो लीडरशिप क्या है, एक बिजनेस में एक कैपेसिटी होता है कंपनी के मैनेजमेंट का, जो कि क्या करते हैं ना कि अपने ही गोल्स को अचीव सेट करते हैं पहले तो, और फिर कोशिश करते हैं कि उस गोल को वो अचीव कर ले, फास्ट जो है वो डिसीजन ले ले, और मतलब कि डिसाइसिव एक्शंस वो ले सकें, वो वाला नेतृत्व वाला। और साथ साथ में
आउट परफॉर्म द कंपटीशन, जो कंपटीशन है उसको उसके से जो है वो निपटारा कर सके, साथ साथ में लोगों को इंस्पायर कर सके कि वो अपना बेस्ट दे। लीडरशिप का, सिर्फ नेता का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ लोगों को इंस्पायर करे, उसको हर चीज़ को ध्यान देना होता है। वो कंपटीशन को भी ध्यान देगा कि कंपटीशन जो है वो सही से हम लोग उसको टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस के डिसीजंस जो है वो सही हो रहे हैं, फास्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क जो है वो एक यूनिक सिंबल होता है, वर्ड हो भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, जो कि सिग्निफाइज करता है, मतलब कि बताता है कि एक कंपनी और एक बिजनेस के बारे में। द पब्लिक रिकॉग्नाइजेस द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस विद द ट्रेडमार्क। हम लोगों को जैसे जो है वो इस तरीके का साइन है, तो नाइकी का हम लोग देख के पहचान लेते हैं ना कि हाँ ये नाइकी का साइन है। तो ये है कि हम लोग बिजनेस को जो है वो हम लोग पहचान पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये 4 चूड़ी वाला जो गाड़ी होता है, 4 चूड़ी है या 3 चूड़ी है, आई डोंट नो, कि याद नहीं एग्जैक्टली मुझे, 4 चूड़ी है, हाँ 4 चूड़ी ही है। 4 चूड़ी वाला ये जो गाड़ी है, ये कौन होता है? हमारा ऑडी होता है। तो हम लोगों को वहाँ पे ऑडी नाम लिखा हुआ ना जरूरी नहीं है, 4 चूड़ी हम लोग देख के ही कह देंगे कि हाँ ये ऑडी है ना। तो ये इस तरीके के है ट्रेडमार्क्स जो बने हुए होते हैं। अब कंपनीज और businesses can obtain registration for its trademarks under the Trademark Act 1999 इन इंडिया। एक कंपनी है या एक बिजनेस जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना ट्रेडमार्क जो है वो मतलब कि रजिस्टर कर सकता है, और वो ट्रेडमार्क जो है फिर कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये कौन इंडिया में देता है एक्ट? तो 1999 जो आया था एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़, ठीक है। अब इंडिया का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में 3 डिफरेंसेस को हम लोगों को बताना है। यहाँ पे मैंने पूरा मार्केटिंग और सेलिंग का जो है वो चार्ट ही दे दिया है। अब इसमें से आपको जितना मन करे उतना आप इसको याद करिए। 3 क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब समझिए कि आखिर स्कोप क्या है। तो स्कोप है मार्केटिंग का, इट इज़ अ वाइडर टर्म एंड इट्स इंक्लूड सेलिंग ऑल्सो। मार्केटिंग जो है वो एक बड़ा टर्म है जिसमें कि सेलिंग इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, इट इज़ लिमिटेड टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं किसी कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन मतलब कि क्या, समथिंग इन रिटर्न, कुछ पैसे मिल रहे होंगे रिटर्न में या कुछ और मिल रहा होगा रिटर्न में, उसके बदले में हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। इट कवर्स all the activities concerned with identifying and satisfying the want of the consumer। इसमें हम लोगों को सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, मतलब कि जैसे कि प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग के अंदर में आ जाता है। फोकस क्या है? तो ये फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर के नीड को ध्यान में रखता है। ये क्या कहता है? फोकस ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। इसमें सिर्फ क्या, हम पूरे ओवरऑल कस्टमर को ध्यान देते हैं कि कस्टमर हमारे पास में रिटर्न भी आना चाहिए, कस्टमर हमारे पास में नया वाला भी आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सामान को दे दिया, सामान के बदले में कुछ ले लिया, बस बात खत्म। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? इट एम्स टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का एम क्या होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे लेकिन कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ में। इट्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजेस द सेल्स वॉल्यूम। इसमें क्या है कि सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर करके प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश रहता है। मार्केटिंग में क्या है? स्टार्ट्स एंड एंड, इट्स स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल। मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन से पहले से शुरू होता है, प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए भी पहले तो प्लान किया जाता है, मार्केट रिसर्च किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन का से भी पहले शुरू होता है और सेल करने के बाद होता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो आपको मिलते हैं, तो मार्केटिंग का वो भी पार्ट होता है। और सेलिंग में क्या है ना कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद में शुरू होता है और प्रोडक्ट के सेल करने के बाद में खत्म हो जाता है। स्ट्रेटेजी यूज्ड, तो इट्स इन्वॉल्व स्ट्रेटेजीज लाइक प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोगों का क्या क्या होता है? प्रोडक्ट को हम लोग ध्यान रखते हैं, प्रमोशन है, प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बेसिकली चार जो अभी मैं पीछे बता के आ रही हूँ मार्केटिंग मिक्स के, वो वाला है। यहाँ पे क्या है आपका? इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स लाइक प्रमोशंस एंड परसुएशन ऑफ सेलिंग द फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट।
यहाँ पे हमारा सिर्फ एफर्ट लगाते हैं हम लोग प्रमोशन करने के लिए, साथ साथ में हम लोगों को परसुएड करते हैं। परसुएड करना मतलब कि लोगों को कन्विंस कर लेना, लोगों को हमारे सामान खरीदने के लिए, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, एक और शब्द मतलब कि मना लेना कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। एम्फेसिस इसका क्या होता है? इट एम्फेसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड। ये क्या करता है? कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने का कोशिश करता है। एम्फेसाइजेस ऑन द बिल्डिंग द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो ढालना चाहते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा काफ़ी लेंदी था, तो यहाँ पे मैंने इन सभी को जो है वो मेंशन किया। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स को लिखिए, आपके आराम से 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का पॉइंट क्या होता है? अचीविंग गोल्स। अब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द वेरियस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट करेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान्स to ensure that deviation or if any are identified and appropriate corrective action is taken। ताकि हमारा जो हमारे जो एक्टिविटीज़ है जो कि करेक्टली जो है वो चलते रहे जैसा हमारा प्लान बना हुआ है वो, और उसके साथ साथ में अगर किसी तरीके का डेविएशन हो रहा है यानी किसी तरीके के जो फ़र्क जो अगर है हमारे में तो उसको आइडेंटिफाई करना यानी कि उसको पहचानना, और साथ साथ में अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन भी लेना ताकि वो जो डेविएशन है वो ना आए हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली। रिव्यूइंग अ स्टैंडर्ड एंड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड आर सेट एक्यूरेटली। हम लोग को क्या करना, हमारे स्टैंडर्ड को भी चेक करना होता है कंट्रोलिंग में। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग ना कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड्स आर सेट एक्यूरेटली, हमारे जो स्टैंडर्ड्स जो सेट है वो अच्छे से सेट हों। As the business environment changes, it's ensure that the standards are also reviewed so as to adapt to the changes taking place। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड को जो है वो बदलना पड़ता है जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बदलता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग जैसे कि कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसका एक होता है पेस्ट। ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा होता है पेस्ट, है ना। तो पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल और टेक्निकल, है ना। यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस पे पड़ता है, हमारा एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, हमारे सोशल का जो हमारा जो सोसाइटी है उसका भी इफेक्ट हमारे मतलब कि बिजनेस का एनवायरनमेंट पड़ता है। साथ साथ में टेक्नोलॉजी का भी हमारा एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। पेस्ट है, क्वेस्ट है, तो इस तरीके से भी हम लोगों का है। फिर पेस्टल भी है। ठीक है। तो ये आप आगे जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे मतलब कि सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानें। ठीक है। फिलहाल आप बस समझ लीजिए कि हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बिजनेस जो है वो काम कर रहा होता है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना होता है। ठीक है। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उस नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना होता है, अपने स्टैंडर्ड को फिर से रिव्यू करना होता है। ठीक है। कि ताकि हम लोग जो बिजनेस का जो दुनिया बदल रहा है उसमें हम लोग का बिजनेस जो है वो सर्वाइव करे। अब जैसे कि सारे बिजनेसेस जो है वो क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए हैं। लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होंगे। अगर कोई पुराने वाले में ही अभी वो बना रहे तो क्या उसका बिजनेस ग्रो करेगा? हो सकता है नहीं भी ग्रो करेगा, हो सकता है ना कि वो धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाए। जैसे कि एक था हमारा कोडक कैमरा, याद है कोडक वाला? तो कोडक जो एक समय में बहुत पॉपुलर था, है ना। वो अपना पैसा जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कैमरा बेच के नहीं कमाता था, उससे ज़्यादा वो अपना रील बेच के पैसा कमाता था कोडक वाला। लेकिन फिर आ गया वो हमारा जो चिप वाला जो हम लोगों का SD कार्ड है ना, स्टोरेज कार्ड वाला। तो अब इसको जो है वो अपने कैमरा का क्वालिटी इंक्रीज करके SD कार्ड पे शिफ्ट होना था, लेकिन इसने जो है वो अभी भी पुराने ही अपना मतलब कि प्रोडक्ट पे स्टिक रह गया। और इसका क्या हो गया ना कि धीरे धीरे जो है वो आप देखिएगा अभी कोडक कैमरा आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस बेयर किया। ठीक है। तो वही होता है कि
जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ में चेंज करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। साथ साथ में इनेबल एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, साथ साथ में हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने में हमारा एफिशिएंसी जो है वो बना होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब कि हम लोग पूरे तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लायक हैं, ठीक है। And an effective control system ensures that there is a minimum wastage of resources. In other words, it ensures that the resources are utilized optimally and is most efficient manner and in the most efficient manner. मतलब कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज उसको पूरे अच्छे तरीके से संपूर्ण तरीके से हम लोग जो है उसको पूरा अपना इस्तेमाल में ले आ रहे हैं, यानी हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज आ रहा है उसमें से वेस्ट कुछ भी नहीं जा रहा है ना। सपोज करो हम कुछ बनाने वाले है ना, कुछ जैसे कि कोई एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जिसमें कि बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब कि जो बनने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है। सपोज करो जैसे कि कोई या घी बनाने वाला कंपनी है या फिर दूध बनाने वाला कंपनी है, तो दूध वाला को लोगों को देखे है कि वो उन लोग अपना दूध तो बना करके बेच लेता है। अगर वो दूध अगर उसके पास में कर्डलिंग हो जाता है मतलब कि फट जाता होगा, उसको क्या करता होगा, पनीर बना के बेच दिया। यानी कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसमें से बाहर कुछ भी नहीं आया, है ना। साथ साथ में अगर आपको पता होगा कि जो लोग जिम वगैरह में मतलब कि इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि वे प्रोटीन होता है ना। और जो हमारा दूध जो हम लोग पनीर निकाल लेते हैं तो उसमें जो वाटर जो बचता है ना उसको हम लोग वे बोलते हैं। तो उसी पानी से ये प्रोटीन बना हुआ, मतलब कि वो पानी को भी नहीं फेंक रहे हैं, उस पानी से भी प्रोटीन निकाल रहे हैं, उस प्रोटीन को भी फिर बेच दे रहे हैं मार्केट में। तो इस तरीके से हुआ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। हमारे कंज्यूमर्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके हमको 3 एग्जांपल देने है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हाई प्राइस। मतलब कि एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या होता है, लोगों का शोषण करना। किसका, तो उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जा सकता है, तो हाई प्राइस चार्ज करके। वेरी ऑफन ट्रेडर्स चार्जेस हाई प्राइसेस फ्रॉम देयर कस्टमर कंज्यूमर्स एज दैन द प्रेस्क्राइब्ड रिटेल प्राइसेस। बहुत बार होता है कि रिटेल प्राइसेस से भी ज़्यादा जो है वो कभी कभी ट्रेडर्स जो है वो चार्ज कर लेते हैं। फेक गुड्स, मतलब कि समटाइम हम लोगों को होता है ना कि द ट्रेडर्स फेक और डुप्लीकेट गुड्स इन द नेम ऑफ द जेन्युइन गुड्स। बहुत बार होता है कि हम लोगों को असली मतलब कि सामान के बदले में नकली सामान दे दिया। जैसे कि एक प्रोडक्ट है हम लोगों का पुदीन हरा, है ना, पुदीन हरा, ठीक है। अब हमारे तरफ में ना एक दुकान है वो पुदीना बेचता है, पुदीना, है ना। डब्बा भी वैसा ही है, पैकिंग भी सही है, सेम ही है, लेकिन सिर्फ पुदीना करके बेच देता है, इसमें हरा भी नहीं लगा था वो, है ना। तो ये हो गया फेक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी तो है कि एक सेट है, सब स्टैंडर्ड मतलब कि उससे नीचे वाले। द ट्रेडर्स में चीट द कंज्यूमर्स बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग दोज मार्केट लाइक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट और डिफेक्टिव आइटम। अब कस्टमर को चीट करने का और क्या हो सकता है कि अपना क्वालिटी को डिग्रेड कर लिया अपना प्रोडक्ट का, साथ साथ में उन प्रोडक्ट्स को भी बेचने के लिए मतलब कि कोशिश करना जो कि एक्सपायर हो चुके हैं और या फिर जो डिफेक्टिव हो चुके हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसी का पॉइंट 4 है। यहाँ पे 3 पूछा था, मैंने यहाँ पे 4 दे दिया है। आपको जो 3 याद रह जाए आप उसको जो है वो मेंशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। हो सकता है ना कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो अंडर वेट जो है वो प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर नहीं मतलब कि सामान बेचने वाले, सामान जो बेचते हैं दुकान वगैरह में, कभी कभी देखिएगा वो तौलने में कम दे देते हैं, या फिर क्या होता है ना कि बीइंग ओल्ड मे नॉट बी वेटेड करेक्टली, है ना। और अंडर मेजरमेंट दैट इज बीइंग ओल्ड एंड मे नॉट बी वेटेड करेक्टली। अब होता है ना कि बहुत सारे जो वेइंग का जो प्रोडक्ट होता है वो हो सकता है कि पुराने हो जाए और वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसा कि क्या बोलेंगी, अगर कंटेनर से किसी चीज़ को नाप रहे हैं, है ना, सपोज करो एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मेज़र करने के लिए और ये कंटेनर हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो हो सकता है ना ये कहीं से पिचक जाता है। तो इसमें जो सामान आएगा यानी कि लिक्विड फॉर्म वाला ही आएगा, तो वो क्या आएगा, कम आएगा।
तो अब वो इस तरीके के अंडरवेट का एक हो गया या नहीं है। दूध वाले लोगों को देखिएगा अक्सर क्या करते हैं ना, उनका जो नापने वाला होता है इस तरीके से वाला, उसको क्या करते हैं ना, अंदर की ओर से उसको ऐसा कर्व कर देते हैं, है ना। हम लोग ऊपर से ना देखते हैं कि फिल हुआ है या नहीं हुआ, अंदर से ये कर्व कर दिया, यानी कि इतना एरिया का जो है वो क्या किया, दूध वहाँ पे आपको बचा लिया। ठीक है, तो ये हो गया अंडरवेट देने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है पढ़ने वाला, जो आप अगर मास्टर कीजिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन एक पेपर ही है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे बात क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को बताना है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है ना, जब हम और आप मतलब कि जो बिजनेस लेवल पे बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल यानी कि हम अपने दोस्त, परिवार, पड़ोसी, इन लोगों से बात कर रहे हैं, नॉन ऑफिशियल लोगों से, तो वो हमारा क्या हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि ऑफिस बेसिस पे, जैसे कि आप स्कूल में बात कर ले, कॉलेज में बात कर ले, आपके टीचर से आप बात करें, आपके प्रिंसिपल से आप बात करें, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस से बात करते हैं, ये सभी जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा रिटन और ओरल भी हो सकता है। जैसे कि आपको अगर कुछ एप्लीकेशन देना हो तो आपके प्रिंसिपल से आपको कुछ बात करना है, छुट्टी लेना है या सर्टिफिकेट कुछ इशू हो रहा है, तब क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटन हम लोगों का कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। और डेली वर्क्स आर हैंडल थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन वाइल द पॉलिसीज मैटर्स रिक्वायर रिटन कम्युनिकेशन। डेली के जो काम धाम होते हैं वो अपने टीचर से हम लोग थोड़ी देर एप्लीकेशन लिख करके बात कर रहे होते हैं। हम अपने मतलब कि कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता है वो हम लोग रिटर्न करते हैं, बाकी हम लोग ओरली ही काम करके बात करके काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का फॉर्मल रिलेशन। यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन होता है, दिस कम्युनिकेशन इज अडॉप्टेड अमंग द दोज एम्प्लॉइज वेयर फॉर्मल रिलेशन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का मतलब कि माहौल बना हुआ है कि आपके अपर से, आपके लोअर से आपको जो है वो फॉर्मली बात करना है, सिर्फ ऑफिस के काम के बारे में ज़्यादा बात करना होता है। सेंडर एंड रिसीवर हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। सेंडर भी और रिसीवर की भी, यानी कि कुछ जो बोलने वाला है वो सेंडर हो गया, जिसको मिल रहा है वो रिसीवर है। ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप में रहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड पाथ, पहले से हम लोगों का डिसाइडेड होता है कि किसके बाद में किससे बात होगा, है ना। कि अगर आपको बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में बात करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, उसके बाद में आप किससे बात करेंगे, अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे। होता है ना कि आपके प्रिंसिपल से भी ऊपर कोई लोग होते होंगे, जैसे कि डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं या प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं। अगर उनसे बात करना तो आपको पहले क्या करना होगा, प्रिंसिपल से बात करना होगा। अगर उनसे भी नहीं हुआ वो काम सॉल्व तो आप डायरेक्टर के पास में जाएंगे। तो इसके लिए क्या आता है, एक प्री डिफाइंड पाथ जो है वो पहले से ही डिस्क्राइब्ड होता है इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और इन द कोर्स इट मूव्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, और ये हमेशा जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ में मूव करता है। Organizational message, the formal channels of communication does not deal with the personal messages, it's convey only messages of organizational purpose। यहाँ पे हमारे जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से होते हैं, इसमें हम लोगों का कोई पर्सनल काम नहीं हो रहा होता है। Deliberate effort, formal communication channel does not establishes on its own but its sincere effort has to be made for it। हम लोगों को जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप नहीं हो जाता है, हमको इसके लिए एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है। द एफर्ट फॉर डिजाइनिंग द चैनल शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये डिलिबरेट करना का मतलब कि क्या हो गया ना, कि उस तरीके के डिज़ाइन कर करके रखे रहना पहले से ही कि हमारा ये चैनल है और ये सभी जो है वो इस सिंक में चलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर इससे ऊपर जाएगा, तो इस तरीके के ये जो है वो काम हमारे चलते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे पूछा गया है हम लोगों का कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 3 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब 3 फंक्शन हम लोगों को बताने हैं कि पैकेजिंग का क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पैकेजिंग का प्रोटेक्शन देना मतलब कि क्या, हमारा सामान जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं आखिर उसको तो पैक करके देना होगा ना। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोवाइड द ravages of times and environment for the natural and manufactured product, है ना। हम लोग उसको इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि उसको हम लोगों को प्रोडक्ट को जो है वो हमारे टाइम से जो है वो थोड़ा सा बचाया जा सके। जैसे कि दूध ऐसे अगर आप लेते हैं
तो अगर ऐसे ही आपको दे दिया जाए, है ना, तो वो मतलब कि जल्दी फट जाता है, लेकिन उसको इस तरीके से पैक किया जाता है कि वो लंबे समय तक हमारा चल रहा होता है। साथ साथ में कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पैक होने के बाद में उसका टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे खाने पीने का सामान अधिकतर किस चीज़ों में ये होता है, इन्वायरमेंट के साथ में नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर द नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और एक इन्वायरमेंट जो है वो दे दिया जाता है, या तो वो नेचुरल प्रोडक्ट हो या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, किसी को भी, ताकि वो जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। कंटामिनेशन से बचाने के लिए, कंटामिनेशन का मतलब क्या हो गया, उसको दूषित होने से बचाने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ यूनिट लोड ऑफ शिपिंग. It start with the spot of adhesive as on the individual seepers that sticks them together, straps of steels and plastic, tire shrouds of the shrinkable or stretchable plastic films and paper or corrugated wrap that surrounds an entire pallet of product. अब कंटामिनेशन का मतलब कि हम लोग जब शिपिंग कर रहे होते हैं, है ना, यानी कि उसको जब एक जगह से दूसरे जगह से हम लोग भेज रहे होते हैं, तो हम लोग को क्या करना है ना कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग को क्या करते हैं, उसको अधेसिव लगा देते हैं, मतलब कि गोंद वगैरह लगा देते हैं, उस पर कुछ कुछ और भी चीज़ें हम लोग जो लगाते रहते हैं, ताकि प्रोडक्ट हमारा एक्चुअली वाला जो है वो ख़राब ना हो खाने में, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको पैक करके पहले से ही रख देते हैं, ताकि उसमें किसी तरीके का गोंद ना लग जाए, किसी तरीके के स्ट्रैप्स जो है ये स्टील्स के या प्लास्टिक के जो है वो ना लग जाए। और इसमें ज़्यादातर आप देखिएगा जो बड़े बड़े जो मार्केट में आप देखिए कार्टून आते हैं ना, तो वो प्लास्टिक में जो है वो पैक रहते हैं, जो कि स्ट्रेचेबल जो प्लास्टिक से जो है वो ढके हुए रहते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि अगर बड़े बड़े पेप्सी या स्प्राइट का जो बॉटल आता है, देखिएगा बड़ा सा पैकेट बना हुआ रहता है, और उसमें जो है 6 का या 10 का जो सेट बना करके उसको जो है वो बांध दिया जाता है। तो उससे होता क्या है ना कि पहले तो वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाता है। दूसरा बात क्या है कि बॉटल का ओरिजिनल बॉटल जो होता है ना वो बाद में फटता है, पहले अगर कुछ होता है तो फटता भी है, तो कौन सा फटता है, वो प्लास्टिक वाला होता है, क्योंकि श्रिंकेबल है, मतलब कि श्रिंक करके उसको एक दूसरे से चिपका दिया गया है ना। साथ साथ में इन्फॉर्मेशन भी हमारे पैकेजिंग पे होता है। पैकेजिंग कन्वेज नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. The common information that packaging provides, including the general features of the product, ingredient, net weight, content, name and the address of the manufacturer, maximum retail price. ये सभी चीज़ें जो है वो आपको मेंशन रहते हैं। मतलब कि पैकेट के ऊपर क्या रहता है, कितना वेट का है, क्या इंग्रेडिएंट है, कहाँ बना, कितना प्राइस है, ये सभी जो है वो पैकेज। आप किसी भी चीज़ ले तो सभी चीज़ों पे तो ये चीज़ है ही, जितना भी हम लोग सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, सभी चीज़ पे। स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर. अब इस सुपरवाइजर का 3 फंक्शन हम लोगों को बताना है। तो देयर आर 3 फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर आर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले सुपरवाइजर का काम क्या है, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, है ना, टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ताकि काम जो है वो चलता रहे। किसको ये इंस्ट्रक्शंस देगा, तो अपने सबऑर्डिनेट्स जो इसके नीचे में काम कर रहे होंगे उनको। मोटिवेट वर्कर, मतलब कि वर्कर्स को मोटिवेट करना, है ना, ताकि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। सुपरवाइजर क्रिएट्स एंथुजियाज्म एंड टीम स्पिरिट्स अमंग द वर्कर. साथ साथ में एंथुजियाज्म क्रिएट करना और टीम स्पिरिट जो है वो वर्कर्स में बनाए रखना, क्योंकि टीम स्पिरिट रहेगा तो ही काम जो है वो आसानी से और अच्छे तरीके से जो है हो पाए। यहाँ सभी लोग अपने अपने तरीके से करेंगे तो एक कंबाइंड गोल अचीव करना है ना, तो वहाँ पे वर्कर को जो है वो साथ में आकर के काम करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंट्रोल इज लुकिंग बैक. एक्सप्लेन, हमको बताना है कि कंट्रोल है, ये लुकिंग बैक है, ये एक मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, फ्रेज है, तो इसका क्या मतलब है, इसे आप क्या समझते हैं, है ना। तो एक्सप्लेनिंग, अगर हम लोग कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक एज अंडर इट्स एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डिसाइडेड इन द पास्ट. कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ पे है, लुकिंग बैक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आया है इसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड जो सेट कर रखे थे उससे, जो हमने पहले डिसाइड किया था। जैसे कि डिसाइड कर लिया ना कि हाँ हम 10,000 यूनिट जो है किसी प्रोडक्ट का बनाएंगे, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट बन के रेडी है, अब बन के रेडी हैं तो हम मिलाएंगे क्या हम जितना डिसाइड किए थे क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर पहुँच पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसी पे ओवर प्रोडक्शन कर लिए तो भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या मेजरमेंट्स हम लोगों ने लिया था, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया था कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ। आफ्टर दैट करेक्टिव एक्शंस इज इनिशिएटेड.
अगर किसी तरीके की गलतियां हो गई है तो करेक्ट एक्शन जो है वो लिए जाएंगे. इन अदर वर्ड्स, इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिसाइडेड इन द पास्ट, कंट्रोलिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. अगर पहले से स्टैंडर्ड डिसाइडेड नहीं है तो कंट्रोलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. Controlling, on the other hand, involves the assessment of a past performance and evaluating them against the set standard. In this sense, controlling is said to be a backward-looking function. Controlling is looking back as it is like a post-mortem of a past activities to find out the deviations from the standard established. It, in fact, objective of a controlling is to check the factors responsible for poor performance in the past so that such mistakes are not repeated in the future and the organizations can achieve its predetermined objective. अब यहाँ से हम लोग जितना भी पढ़े कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग ये जो लुकिंग बैक है उसमें हम लोगों को है कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल सेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक सेट होता है, और वो सेट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना होता है. अब वो सेट हम लोग कर दिए स्टैंडर्ड, हम लोगों ने काम कर लिया. अब उसको पीछे जा कर के हम लोग देखेंगे हम लोग जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हम लोग अचीव कर लिए है या नहीं कर लिए हैं. अगर किसी तरीके का डेविएशन है तो उस डेविएशन का कारण क्या था वो भी पता करना, और हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्सिबल पुअर मतलब कि परफॉर्मेंस जो पास्ट में हुए हैं उसको भी देखेंगे कि हमारे जो पास्ट में जो परफॉर्मेंस था अगर ख़राब था अभी सुधरा है तो उसके क्या क्या हम लोगों ने सुधार किया है वो भी हम लोग देख सकते हैं. लेकिन अगर कंट्रोलिंग नहीं रहेगा ना तो हम लोग अपने आप को सुधार भी नहीं पाएंगे. और कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ से लॉन्ग आंसर्स हमारे शुरू होते हैं जो कि 100 वर्ड्स वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का, एक्सप्लेन 5 कंज्यूमर्स राइट प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है, जो कि पुराना है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आई थिंक कि 2019 जो है वो नया वाला आ चुका है, लेकिन आपसे पूछा इसके बारे में है तो आप इसी के बारे में बताइए. तो सबसे फर्स्ट जो है वो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये वर्ल्ड वाला है. एंड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर इंटरनेशनल वेबसाइट, कंज्यूमर मूवमेंट मार्क्स March 15 is a World Consumer Rights Days every year as the means of raising global awareness about the consumer rights and needs. जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबली लोगों को कंज्यूमर्स के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करता है. सेलिब्रेटिंग दिस डे इज अ चांस ऑफ demand that the right of all the consumers are protected and respected, and to protest against the social injustice and market abuses which undermines those rights in India. The Consumer Protection Act 1986 deals with the right that ensures consumers in the country get goods and services worth their money. That act was passed in the assembly in October 1986 to protect the interest of the consumer in India. अब क्योंकि ये सवाल जो है वो 100-150 वर्ड्स के लिए है तो मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे 200-250 वर्ड्स के आपको आंसर दे दूँ, ताकि इसमें से आप 100 वर्ड्स तो कम से कम आप वहाँ पे जाके लिख के ही आओ, ठीक है. तो सबसे पहला यहाँ पे क्या था कि 15 मार्च को जो है वो हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे जो है वो मनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे होता है, जिसमें कंज्यूमर्स के बीच में जागरूकता फैलाया जाता है. अब ये जागरूकता फैलाया ही क्यों जाता है, ताकि कंज्यूमर का जो है वो प्रोटेक्शन मिले, साथ साथ में उसको रेस्पेक्ट भी मिले, एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. अगर किसी तरीके का सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी वो लोग जो है वो जा करके अपना प्रोटेस्ट कर सके, मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके. एंड मार्केट अब्यूजेस विच अंडरमाइन दोज राइट. और साथ साथ में जो मार्केट की जो गलतियां हैं जो कि कस्टमर के राइट्स को जो है वो क्या बोलते छन करती हैं, उनको भी दूर करने का काम करता है. अगर इंडिया का हम लोग बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था, जो कि इंश्योर करता है कि कस्टमर को जो है वो कम से कम जितना सामान के लिए वो पैसा दिया है उतना सामान उसको और सर्विस जो है वो मिले. ये एक्ट जो है वो पास हुआ था अक्टूबर 1986 में कंज्यूमर ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए. अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स द 6 बेसिक राइट्स दैट द एवरी कंज्यूमर मस्ट नो. अब ये जो 1986 आया था ना,
इसमें से कंज्यूमर्स को जो है वो 6 राइट दिए गए थे, आपको बस 5 बताने। आपको इनमें से जो भी याद रह जाए आप जा करके लिख सकते हैं, जैसे कि राइट ऑफ सेफ्टी है ना। अब राइट ऑफ सेफ्टी में क्या है ना कि इसमें कहा गया है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमें उन सभी चीज़ों से जो है या फिर मार्केटिंग वैसे सामान से या सर्विसेज से जो है वो बचा करके रखना है जो कि हमारे प्रॉपर्टी और हमारे लाइफ के लिए हजार्डस मतलब कि क्या, नुकसानदेह है। इट मेनली अप्लीकेबल इन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब ये ज़्यादातर कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे हेल्थ केयर के सामान मिल रहे हैं, दवाइयाँ का जो है वो है, या फिर हमारे खाने पीने का सामान है। यानी कि वैसे सामान मार्केट में नहीं ला के बेचना है जो हमारे लाइफ के लिए या हमारे प्रॉपर्टी के लिए जो है वो नुकसानदेह। The right is also applicable in the sectors that have indirect impact on our health, including automobiles, housing, domestic appliances and travels। जो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करते हैं उनको भी इंक्लूड किया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, हाउसिंग है, मतलब कि जो सोसाइटी वगैरह होते हैं, वो जो डोमेस्टिक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अप्लियंसेस, वो अप्लियंसेस मतलब कुछ भी गैजेट्स होते हैं हमारा, जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर का जो सामान है वो इस तरीके का होगा ना मटेरियल जो कि खाना के लिए सही रहेगा। वरना अगर फ्रिज जो है वो हम लोग सबको पता है कि प्लास्टिक का बना हुआ, तो उसका प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि उसमें अगर हम लोग खाना रख भी रहे हैं 24 आवर 48 आवर हम लोग ऐसे रख के खाना छोड़ देते हैं, तो इसमें से किसी तरीके का ऐसा केमिकल ना निकले कि हमारा खाना जो है वो दूषित हो जाए। साथ साथ में ट्रैवलिंग वाला पे भी, अब ट्रैवलिंग में जो है वो ध्यान दिया जाता है कि गाड़ियों को जो है वो क्या बोलेंगे, आजकल देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कम फैलाए, ऐसा वाला जो है वो गाड़ियाँ जो है लाने की कोशिश, ताकि आम जनता को जो है उससे नुकसान कम से कम हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब वो 1996 में बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में एज द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर को जो है वो बताना होता है कि वो जो सामान ले रहा है उसमें क्या है, क्या प्योरिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या उसका मार्केट प्राइस है, सब कुछ बताना होता है। फॉर इंस्टेंस, कंज्यूमर नीड टू मेक अवेयर ऑफ द cost involved for availing of a loan or a pharmaceuticals, must disclose the potential side effect of the drug। अगर हम लोग इसको ध्यान में दें तो अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या कॉस्ट पड़ने वाला है वो बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों को बताना होगा, या फिर फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं यानी कि दवाइयों वाला जो है वो उनको बताना होता है कि ये दवाई का लेने से, वो ड्रग्स जो हम लोग ले रहे हैं उसके लेने से हमारे को क्या साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, राइट टू चूज़, अब जितने भी हम कस्टमर हैं सभी को जो है वो हमारा हक है ना कि हम लोग अपना सामान को चुन सके। referred as the right to be assured wherever possible access to a variety of goods at a competitive prices। Did you know consumer can even bargain on MRP as it is not fixed by the government and the actual selling price could be lower depending on the taxes। अब हमारे पास में बहुत सारे सामान होते हैं तो हम लोगों का ये अधिकार है कि हम लोग अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग कॉम्पिटिटिव गुड्स को जो है वो जाके देख सके। जैसे कि मॉल में हम लोग जाते हैं तो मॉल में जाकर के हम लोग एक ही ब्रांड के अलग अलग शर्ट देख सकते हैं अलग अलग प्राइसेस के, या फिर एक ही कीमत के अलग अलग ब्रांड के शर्ट्स भी देख सकते हैं। तो इस तरीके का हम लोग जो है वो हमारा अधिकार है। साथ साथ में हमारे को MRP पे भी मतलब कि कम करवाने का अधिकार होता है, क्योंकि ये किसी तरीके से सरकार के द्वारा फिक्स नहीं किया हुआ होता है और इसको कम करवाया जा सकता है, डिपेंड करता है टैक्सेस के ऊपर में। राइट टू बी हर्ड, मतलब कि अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ हो गया तो उसके बारे में हर्ड मतलब कि जस्टिस के लिए आप कहीं पे भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते। एज टू बी अश्योर्ड दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम। The right ensure that the consumer come forward without any files and complaint the raise their voices against any product and services। There are websites that let consumer upload their grievances which are later verified and forwarded to the consumer court of the redress। अब जितने भी हेड्स होते हैं, मतलब कि हर्ड होने का मतलब क्या है ना कि कंज्यूमर फोरम जो है वो रहता है और जो कि बताता है कि कंज्यूमर जो है वो अपने हक के लिए वो खुद सामने में आए
और अपना जो भी ग्रीवियांसेस है, यानी कि उसको जो मतलब कि शिकायतें हैं वो कहीं पे रख सके। जैसे कि हम लोग अभी सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल फोरम है। ये सभी क्या करते हैं, हमारे जो किसी तरीके का नुकसान हो गया है किसी मतलब कि बिजनेस करने वाले की वजह से या कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से, तो हम लोग उनसे जा करके अपना कंप्लेन कर सके। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, अपने लिए कंज्यूमर के लिए जो है वो ग्रेवियंसेस को अपलोड करने के लिए एक जगह छोड़ दें। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट तो यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा ना कि फ्लिपकार्ट पे आप रिव्यू दे सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ पे कीजिए, अच्छा रिव्यू दीजिए। अगर आपको ख़राब लगा तो आप वहाँ पे जा करके जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो है वो अपने इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और आगे चल करके इस चीज़ों को जो है वो सुधारते भी हैं। और साथ साथ में एक का प्लेटफॉर्म तो ऐसा भी है जो कि सीधे क्या करता है, अपना कंज्यूमर का जो भी डाउट मतलब कि ग्रीवियंसेस होता है उसको सीधे कहाँ कर देते हैं, कंज्यूमर के कोर्ट तक में उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में है ये मतलब कि मामला। अब जा करके देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। राइट टू रिड्रेसल, it means the right to seek redressal against the unfair trade practices and unscrupulous exploitation of consumer. Within the help of the Consumer Protection Act, consumer courts are incorporated for consumer to seek redressal against unfair trade practices or exploitation. These courts are set on the three levels: district, dispute level, district level and state consumer, है ना। तो राइट फॉर रिड्रेसल मतलब कि अगर हमारे किसी तरीके का हक का हनन हो गया है तो उस हक के लिए हम लोग जो है वो हनन को क्षतिपूर्ति हम लोग करवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने के लिए हम लोग हमारे पास में 3 जगह है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे भी है। ठीक है। राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन मतलब कि कंज्यूमर्स को भी एजुकेट करना भी हमारा अधिकार है कि हम लोग जो है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में जान सकें, है ना। द राइट इंश्योर दैट द कंज्यूमर इन द कंट्री हैव इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स टू द हेल्प देम with a better decision when it's come to the availing any services. The information may be provided through the formal education via educational institution or through the awareness campaign organized by the government bodies or NGOs. अब इसमें जो है वो कंज्यूमर को जो है वो एजुकेशन दिया जाता है। अब ये एजुकेशन जो है वो या तो मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन से हमारे को आ सकता है या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट या फिर एनजीओ जो है वो चला कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारे लिए कि हम अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी चीज़ के बारे में कहाँ से हमको मिल सकता है, किसी सामान के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पे। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस में हमारे स्टेप्स के बारे में बताना है। तो कंट्रोलिंग इज अ मेजर्स एंड करेक्टिंग द activities of subordinates to ensure that the events comes conform to plan. It is a systematic process involving a series of steps which are as follows. अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास में एक सीरीज जो है वो है, इसको हमको फॉलो करना होता है जब हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चार्ट जो है वो दिया हुआ है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो सबसे फर्स्ट क्या है हम लोगों का परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भी बात किए थे कंट्रोलिंग में ही। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको मेजर करते हैं कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट क्या होता है ना कि कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। फिर क्या करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट कर रखा है उस स्टैंडर्ड से हम लोग हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। और सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, अब फिर से जो है वो सॉरी बीच वाला मिस हुआ मेरे से। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग डेविएशन, अगर किसी तरीके का डेविएशन हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। और थर्ड क्या है, लास्ट क्या है हम लोगों का, फिर से नया सेटिंग हम लोग कर देते हैं स्टैंडर्ड का ताकि अगले बार के लिए वो बन जाए कंट्रोल करने का जगह। अब यहाँ पे है सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग ऑफ डेविएशंस। अब एनालाइजिंग ऑफ डेविएशंस के बाद में है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसके अंदर है एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन के अंदर में यहाँ पे ये 4
दो पॉइंट है। लास्ट में है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब आप ये पीडीएफ जो है ले करके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर ले जाऊँगी, ये वीडियो जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। लास्ट नहीं, 17 नंबर है हम लोगों का, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर का क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकता है, कि द एक्सप्रेशन बॉर्न लीडर, एक टर्म है बॉर्न लीडर, मतलब कि this phrase implies that the qualities that makes a good leader are innate. You are either born with the skills it takes to the leader or you are not, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप एक अच्छे लीडर है, यानी कि अगर आप एक बॉर्न लीडर है, यानी कि आप पैदा हुए हैं उन सभी मतलब कि इनेट्स के साथ में, यानी कि एबिलिटीज़ के साथ में, कि आप जो है वो लीडर का काम कर सकते हैं, है ना। इस तरीके के स्किल्स आपके पास में है टू बी अ लीडर, और यू आर नॉट, या तो आप फिर हो ही नहीं सकते हैं। एंड इट्स ट्रू दैट द सर्टेन ट्रेड्स टेंड्स टू बी इनेट। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सच में बिल्कुल हमारे अंदर से वो क्वालिटी होता है, एज सच एज द करिश्मा हमारा है, ह्यूमिलिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये हमारे अंदर में पैदाइशी होता है। ये हम लोग कहीं से अर्न नहीं कर सकते हैं या सीख नहीं सकते हैं, ये हमारे मतलब कि जैसे पैदा हुआ वैसे हमारे साथ में ये सब एबिलिटीज़ जो है वो हमारे अंदर में है, या फिर हमारे सोसाइटीज़ से जो हम लोग को जो है बचपन से देखते देखते हम लोगों के साथ में आ गया है। However, two research studies, one studied with the male twins and other studies with the female twins, found that the only 1/3 of the variance in leaderships is associated with the heredity. अब इसमें से अगर हम लोग बात करें तो एक रिसर्च हुआ था जिसमें कि मेल ट्विंस और फीमेल ट्विंस के साथ में जो है वो रिसर्च किया था, जिसमें 1/3 ही ऐसे लोग थे जिसमें जो है ये वेरिएंसेस जो हम लोगों को देखने को मिला लीडर क्वालिटीज़ के, जो जिन लोगों को ये हेरिडिटी में मिला था। हेरिडिटी मतलब कि विरासत में मिला था, मतलब 1/3 लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ें जो है वो विरासत में मिला हुआ है, कि वो बॉर्न टू लीडर पैदा ही हुए हैं। और क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर का क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले दे आर सेल्फ अवेयर एंड प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट। वो अपने बारे में उनको पता है और साथ साथ में वो प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कि इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा देते हैं कि वो अपने आप को और जो है वो पर्सनली जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इफेक्टिव लीडर्स फोकस ऑन डेवलपिंग देयर इमोशनल इंटेलिजेंस. Godi says leaders that work to refine these qualities are more adaptive, resilient, and accepting of feedback from the others. They are also effective listeners and open to change. इफेक्टिव लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, क्या होते हैं मतलब कि अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे कि एक राइटर है गोडीज, इन्होंने क्या कहा था कि लीडर जो काम करता है रिफाइन करने पे अपने क्वालिटीज़ को और अडेप्ट करता है, एंड आर मोर अडेप्टिव मतलब कि जो सीखने के लिए रेडी रहता है, क्या रिजाइलेंस के लिए, अपने जो फीडबैक्स होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उसके लिए जो कि दूसरे लोग उसको दे रहे हैं। साथ साथ में वो एक एक्टिव लिसनर भी होता है। एक्टिव लिसनर होने का मतलब कि क्या, वो लोगों को जो है वो ध्यान से सुन रहा है और उनके कहे हुए बातों को जो है वो अपने में ले रहा है, और अपने आप में अगर किसी तरीके का चेंज होता है तो वो भी लाने का वो कोशिश करता है। ये एक अच्छे लीडर का निशानी होता है। दूसरा क्या हो सकता है, दे फोकस ऑन डेवलपिंग द अदर्स। वो साथ में क्या करते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है हमारा, दे इनकरेज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनोवेशंस एंड एक्शंस। जो है वो क्या करते हैं कि इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो स्ट्रेटेजिक जो है वो थिंकिंग रखे, इनोवेशंस करे और एक्शंस भी ले, है ना। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, गुडीज सेज। अब यहाँ पे है गोडीज ने जो है वो फिर से क्या कहा था कि आपको जो है वो एक लीडर होने के नाते आपको ये देखना होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ जा रहा है इन फ्यूचर में। लीडर्स ऑल्सो दे आर एथिकल एंड सिविक माइंडेड। वो एथिकल भी होने चाहिए। एथिकल मतलब कि क्या, सभी लोगों को बराबर नज़र से देखना। एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि इसका रिजल्ट जो है वो एथिकल आए। रिजल्ट एथिकल आने का मतलब क्या है ना, सभी के साथ में न्याय जो है वो चल रहा है ना। मतलब कि किसी को ज़बरदस्ती परेशान करके अपना काम नहीं करवा लेना, किसी को बेवकूफ़ बनवा के अपना काम बता करके जो हो रहा है ओपनली कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं जो एक्चुअली में प्रोसेस होना चाहिए।
है, फॉर बोथ देयर कंज्यूमर एंड देयर टीम, कंज्यूमर के साथ में भी और अपने टीम के साथ में भी उसको एथिकल और सिविक माइंडेड होना। सिविक मतलब कि क्या, सोशलाइज्ड, सोशल। दे प्रैक्टिस इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी होता है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब कि क्या, उसको जो है ना क्लियरली कम्युनिकेट करता है जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सभी के साथ में, जैसे कि बिजनेस यूनिट्स हो गया, एंटायर कंपनी हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशंस के, in an increasingly global economy leaders must also acknowledge and respect the different communication tradition। अब जितने, अगर आप ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं, आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना होगा ना, हर लेवल के लोगों से जो है वो बात करना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ऐसा है हम इससे बात नहीं करेंगे, वो वैसा है हम उससे बात नहीं करेंगे। अगर आप बड़े हो रहे हैं या फिर आप बड़ा होना चाहते हैं तो आपको हर लेवल के लोगों से जो है वो बात करने का ज़रूरत पड़ता है, तभी आप एक अच्छे लीडर जो है वो बन पाते हैं। क्योंकि अगर एक बॉस है, अगर उसको अपने मैनेजर का बात अगर सुनना है कि वो कैसे बिजनेस को चला रहा है, तो उसके यहाँ जो पियोन है उसको उसका भी बात सुनना चाहिए। आखिर ये इसके पास भी कुछ अपना माइंड हो सकता है ना, इसका पास तो है ही, इसके पास भी तो कुछ आइडिया हो सकता है, या फिर इसकी भी तो अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसको ही सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो गया कि एक ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का 18 है, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। 5 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में हम लोगों का क्या है, तो मार्केटिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक्टिविटी होता है जिसमें जिसको कि हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कि मार्केटिंग फंक्शन इज नेसेसरी टू टेक गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस टू द कंजम्पशन। मार्केटिंग में क्या होता है ना कि हम लोग सामान को जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ से उठा करके वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक वो कंज्यूमर जो है उसको खरीद करके कंज्यूम करेगा। दिस इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन और सर्विसेज इन ऑर्डर टू लिंक द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे हमारा काम क्या होता है कि जहाँ से वो बना है ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स, उसको शुरू करना है और ख़त्म कहाँ करना है, अल्टीमेट कस्टमर पे जाकर के ख़त्म करना है। मार्केटिंग फंक्शंस आर बिल्ट अराउंड द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन, इक्वलाइजेशंस एंड डिस्पर्शन। मार्केटिंग फंक्शन जो है वो किसके किसके अंदर में बना हुआ होता है, मार्केटिंग देखिए कंसंट्रेशन, सिर्फ मार्केटिंग के अंदर में जो है उनको देखना है, सभी लोगों को हम लोगों को इक्वलाइज करके देखना है, और डिस्पर्स भी करके देखना है, मतलब कि कितना एरिया में जो है वो कंटिन्यू हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्रोसेस इंक्लूड मार्केटिंग फंक्शंस, दिस फंक्शंस हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर इन टेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेस दे आर मैन्युफैक्चर टू द प्लेस ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग का फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से बना वहाँ से हम लोग उसको कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देर वेयर नो मार्केटिंग फंक्शन इन अर्ली 1900 से पहले जो है वो किस तरीके का मार्केटिंग का काम नहीं होता था, बस प्रोडक्ट बना दिया जाता था और उसको जो है वो लोगों तक पहुँचा देता था, लोग जो है वो खरीद लेते थे, या वो ब्रांडेड हो और वो लोग का जो ब्रांड हो या नहीं हो, किसी तरीके का वेराइटीज़ हो या नहीं, वो सब जो है वो खरीदा जाता था, क्योंकि उसमें मतलब कि ना डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, इस वजह से इस तरीके का था। अभी क्या हो गया ना, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है मार्केटिंग का, डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि रिसर्च पहले करना, फिर क्या करना है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान्स यहाँ पे बनाना, यानी कि प्रोडक्ट को ध्यान देना। सेकंड क्या, थर्ड क्या है बजटिंग सेल्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है ना। इसको हम लोग फाइनेंस में भी ले सकते हैं कि फाइनेंशियल एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग क्या करें बजट देख रहे हैं, सेल्स का एक्सपेंस कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट का काम भी करना, साथ साथ में डेवलपिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स प्रमोशन। अच्छा, इसके अलावा ना आप बहुत जगह पे देखेंगे ये वाला है दिया हुआ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। बेसिकली ये जो है वो 4 फंक्शन होता है मार्केटिंग का। तो सबसे पहले क्या आता है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्राइस डिसाइड करना, प्लेस डिसाइड करना कि कहाँ पे जाएगा, और प्रमोशन यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी जो है वो कैसे कैसे होंगे, उसमें कौन रहेगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सभी जो है प्रमोशन का पार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो रिसर्च, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, सेल्स, प्रमोशन सभी जो है यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। देखिए इन शॉर्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटे छोटे ही आंसर है, आप उसको पढ़ सकते हैं।
ये थोड़ा सा 2 से लगता है कि 250 के करीब करीब का हो गया है। तो अगर आपको इसमें लगता है कि एक एक ही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक एक ही लाइन उसके में से पढ़िए, समझिए, याद रखिए, जितना लिखा जाए उतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हम लोगों का कि व्हाट आर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन द प्राइसिंग डिसीजन। अब एक प्राइसिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपटीटर्स को ध्यान में देखते हैं कि हमारे कंपटीटर्स जो है वो किस तरीके के प्राइसेस जो है वो रख रहे हैं। तो रिलेटिव मार्केट शेयर्स का जो है या फिर मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, कंज्यूमर कंपटीटर्स का इन्फ्लुएंस क्या है, बिजनेस कैन सेट प्राइसेस इंडिपेंडेंटली और वेदर इट हैज़ टू फॉलो द लीड्स शो बाय कंपटीटर्स। या तो अगर अकेला है तो अपना प्राइस खुद से डिसाइड कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं और वहाँ पे सभी ने एक प्राइस डिसाइड कर लिया है तो इसको भी मजबूरन जो है वो अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंगली ही जो है जो प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट, अब बिजनेस कैन नॉट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड बाइंग प्रोडक्ट्स विद विच सेटिंग अ सेलिंग प्राइस, and in the long term businesses will fail if it sells less than cost or it gross profit margin is too low to cover the fixed cost of the business। अब कॉस्ट में भी हम लोगों को ध्यान देना होता है प्राइस में, मतलब कि हम लोग फिक्स करने से पहले हमको क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा कम से कम जो है वो वेरिएबल प्राइसेस तो आ ही जाए। साथ साथ में हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी कम से कम इतना तो रहे कि हमारे फिक्स्ड जो खर्चे हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि लंबे समय में अगर फिक्स्ड खर्चे नहीं निकाल पाएंगे तो बिजनेस बंद होने का सवाल हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वेरिएबल एटलीस्ट कवर करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी कवर हो जाने चाहिए। थर्ड क्या हम लोगों का, स्टेट ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अब मार्केट का क्या, मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या स्थिति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे देर इज़ अ हाई डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बट द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई, देन द बिजनेस कैन पुट प्राइसेस अप। अगर मान लो कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्राइस क्या कर सकते हैं, हाई रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी का उल्टा होगा तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो हमको मजबूरन बस क्या कर रहा होगा ना कि अपना प्राइसेस को जो है वो कम करने होंगे ताकि लोग जो है उसको खरीदे। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या हेल्थ है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर इकोनॉमी, सम प्रोडक्ट्स आर मोर सेंसिटिव चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द वर्कर्स वेजेस देन अदर्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इनकम पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि मेकर्स ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स विल नीड टू ड्रॉप प्राइस स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी इज इन द डाउन टर्न। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली जो अगर होता है ना इकोनॉमी अगर नीचे जा रहा है तो लग्जरी प्रोडक्ट्स कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि लोगों का नेसेसिटी पूरे वर्क करने के ही पैसे ना हो रहे हैं, लग्जरी पे कौन ध्यान देता है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इन द टारगेट। अब मार्केट में कंज्यूमर भी है वो भी बार्गेन कर सकता है। अब होता है ना कि हम लोग मूल भाव करते हैं तो वहाँ पे पावर मार्केट मतलब कि बायर का था, अगर नंबर ऑफ बायर ज़्यादा है तो आपको जो है वो बायर के अकॉर्डिंगली फिर अपना प्राइस सेट करना पड़ जाएगा। who are the buyers of the product? Do they have any bargaining power over the price sets? Yes, of course, any individual consumer has a little bargaining power over a supermarket, though they can take their custom elsewhere। या तो अगर सेट किए उसके अकॉर्डिंगली प्राइस तो ठीक है, बना वो कहीं और से भी ले लेगा अपना मतलब कि सामान। However, individual customers that buys substantial quantities of product from a business may be able to negotiate lower or special price। हो सकता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर हो उसका लेवल काफ़ी कम होता है लेकिन फिर भी वो निगोशिएशन जो है वो कर सकता है, छोटे लेवल पे करेगा लेकिन कर सकता है। अदर एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, और क्या हो सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द प्राइस कैन नॉट बी सेट विदाउट रेफरेंसेस टू अदर्स पार्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब अदर मार्केटिंग मिक्स के बिना हम लोग प्राइस सेट नहीं कर सकते। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हो गया कि हम प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, फिर रिटेलर है। तो इस तरीके के चैनल में भी हम लोग जो है वो अपना प्राइस को डिसाइड करते थे, इससे भी हमारा प्राइस को इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट प्राइसेस माइट बी चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर और वाया इंटरमीडिएट। अलग अलग हम लोग जो है वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर है और यहाँ पे क्या है, होलसेलर है, और यहाँ पे क्या है, रिटेलर है। तो अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को बेचेगा तो सस्ते में बेच देगा ना, क्योंकि इसके बीच का जो है होलसेलर का पैसा जो है वो बच रहा है। The prices of the product in the declining stage of its product's life cycle will needed to be lower than it was first launched।
अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिनका प्राइस जो है वो जब आया था तो ना ज़्यादा था, लेकिन अब के समय में उसको जो है उसका प्राइस को कम करना पड़ेगा। जैसे कि नए नए मोबाइल्स के जो क्या बोलेंगे लेटेस्ट वर्जन आते हैं, वो जब नया आता है तो क्या होता है उसका प्राइस हाई रहता है, फिर देखिएगा उसको धीरे धीरे यूज़ करते करते उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट नया है तो प्राइस हाई रहेगा, प्रोडक्ट पुराना हो गया प्राइस उसका लो हो जाएगा। तो इस तरीके से था हम लोगों का सेट 1 का सोल्यूशन। सेट 1 बोले या जो भी है आपका टर्म 2 का सेट 1 का आपका सोल्यूशन इस तरीके से था। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये सोल्यूशन, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इतने सारे इन्फॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा किया है, आपको बेस्ट आंसर करने का मैं कोशिश करती हूँ, है ना। एक एक पीडीएफ बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, है ना, क्योंकि मैं जब तक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेती तब तक आप लोगों के लिए नहीं छोड़ती। क्योंकि मैं ऐसा खुद सोचती हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम होता और अगर मैं खुद दे रही होती तो मैं कैसा आंसर देती, उसके अकॉर्डिंगली मैं बहुत सारे पेजेस पे जाती हूँ, बहुत सारे पेजेस पे विजिट करती हूँ, तब जा करके आंसर्स जो है वो आपके लिए लाती हूँ। तो ये सभी जो है वो बहुत ही अच्छे वेल डिफाइंड आंसर्स हैं यहाँ पे। मैंने इसको कोशिश किया कि आपको सिंप्लीफाइड करके समझा भी दूँ ताकि आप इसको आंसर कर सकें। आपको ये कैसा लगता है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको आप शेयर भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। Thank you so much for watching the video. We will meet in our another video.